हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। ठीक है, कुछ बुक में कह सकते हैं एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, बट जो सही होगा वो ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं कहां पर, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पर। ठीक है, तो आप सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बट इससे पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि भैया इससे पहले कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, तो की नोट्स में लिख देता हूं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। याद है क्या पढ़ा था? कुछ याद वाद रह गया कि नहीं रह गया? उम्मीद करता हूं याद ही होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था बायोट सावर्त लॉ। बायोट सावर्त लॉ में क्या पढ़ा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब और यहां 4 पाई यानी बी वेक्टर में। इसी तरीके से क्या पढ़ा, B इज इक्वल टू स्केलर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई जी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बायोट सावर्त लॉ था। ठीक है, तो ये हो गया बायोट सावर्त लॉ। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर या ड्यू टू स्ट्रेट वायर या ड्यू टू कंडक्टर, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, ये कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद एक स्पेशल केस पढ़ा था कि भैया फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 बराबर 90 डिग्री हो जाए तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। इसके अलावा कहा फाई 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, फाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा। ओके, और इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया था B इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के लिए। तो आज बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। ठीक है, so now we have to calculate the magnetic field due to a circular loop। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा कंसीडर कर लेते हैं कोई एक सर्कुलर लूप है। तो सबसे पहले मान लिया कि मैंने कहा लेट देयर इज ए सर्कुलर लूप। ठीक है, दो तरीके से बना सकते हैं सर्कुलर लूप। एक ऐसे बना के छोड़ सकते हैं, दूसरा मैं क्या काम करता हूं, इसके ऊपर से एक बना देता हूं ताकि मुझे आई करंट फ्लो कराने में आसानी हो जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा देयर इज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेडियस है मान लेते हैं, सर्कुलर लूप हो गया। ये हो गया सर्कुलर लूप बेटा, जिसका रेडियस कितना है, a है। तो इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना मान लिया, a मान लिया। ओके, ये हो गया रेडियस a। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा मान लेते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p। तो हमने कहा लेट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P from the center O of loop and the distance is x। लो, ये सारी चीजें मैंने मान ली। ठीक है, अब मैंने कहा let a current I is flowing in a circular loop। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ये हो गया ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट है, आई करंट है। यहां से ऐसे आया और ये हो गया डायरेक्शन आई करंट का। तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। कहां से, सेंटर ओ से, जो कि डिस्टेंस x है। और इसके अलावा कुछ और अभी हमें पता नहीं है। एक और चीज पता है, जो ये पता है कि इस लूप में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट परपेंडिकुलर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो अब भैया ये क्या हुआ कि
इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से देखो यहां तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या फ्लो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे समझ लो यहां पर मैंने कहा ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट का ये हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, परपेंडिकुलर मतलब ये लो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अभी हम लोग निकाल नहीं रहे हैं, कैलकुलेट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कंडीशंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर्कुलर रूप, रेडियस ए हो गया, ओके। उसके बाद मैंने कहा जो आई है करंट फ्लोइंग इन लूप, उसके बाद मैंने क्या कहा एट पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैव टू कैलकुलेट, वो कहां पर है, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लूप ओ, ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे में फ्लो कर रहा है, तो इस पूरे की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जानना है हम लोगों को। अभी तक जो हम लोग जानते हैं वो किसी स्मॉल लेंथ की वजह से जानते हैं। देखो ये dl जो है वो किसी स्मॉल लेंथ की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं। तो यहां पर स्मॉल लेंथ की वजह से जानते थे, जब इसमें निकाला था तो क्या किया था, इंटीग्रेट करके निकाला था। तो वही काम यहां भी करना है। हम स्मॉल वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ, लेकिन होल वैल्यू नहीं जानते हैं। तो होल वैल्यू नहीं जानते हैं तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही हाल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेट किसके क्रॉस करना है वो तो पता होना चाहिए। तो वो कहां से पता चलेगा, अभी यहां ग्राफ से पता चलेगा, ठीक है, कि हमको लेंथ इंटीग्रेट करना है या एंगल इंटीग्रेट करना है, साइन इंटीग्रेट करना है, कॉस इंटीग्रेट करना है, क्या इंटीग्रेट करना है, पहले वो तो पता चल जाए, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा लेट ए बी इज ए पॉइंट। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा तो मैंने कहा ये पॉइंट बेटा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब देखो ये इलेक्ट्रिक करंट, इस पूरे के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये लेंथ हो गया भाई। इलेक्ट्रिक करंट के लिए टोटल लेंथ कहां से हो गया, मान लो यहां से फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो ये यहां से गया और यहां तक आया, तो ये टोटल एल कहलाएगा। तो इस छोटे से डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा होगा तो मैंने कहा लेट ए बी इज ए डिस्टेंस डी एल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग एट द टॉप ऑफ द सर्कुलर लूप। इन द सेम वे यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं यहां से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा इन द सेम वे ए डैश बी डैश भी क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये ए हो गया, ये ए हो गया। अब क्या करना है, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कहां पर, पी पॉइंट पर। इन द सेम वे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कहां पर, पी पॉइंट पर। एक्चुअली हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पर। लेकिन क्या आप एक एक पॉइंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नहीं। तो जब एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस जाननी जरूरी है, तो वही कंडीशन हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया डीएल साइन थीटा आ जाए, डीएल कॉस फाई आ जाए, बी कॉस फाई आ जाए, साइन फाई आ जाए, कुछ भी आ जाए जो आएगा। लेकिन उसके लिए पहले एक दो कंडीशन मान लेंगे। तो हमने कहा एक कंडीशन एटलीस्ट मान लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने कहा इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, इट इज ऑब्वियस dB, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो अब देखो मैंने कहा ये O हो गया, ये P हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस मान लिया AB है, ठीक है। तो ये कोई डिस्टेंस नहीं मानना हो तो देखो ये वाला एंगल OP और ये जो AB है ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, फाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखो PO और ये A डैश B डैश
ये एग्जैक्टली टॉप ऑफ द सर्कुलर लूप है, ये एग्जैक्टली क्या है, बॉटम ऑफ द सर्कुलर लूप। तो ये और ये क्या हो गए, सिमिलर एंगल हो गए, इसलिए ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे लिए, फाई हो जाएगा। ओके, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी थी, ये वाली थी, लेकिन ये अननोन है, नहीं पता है। हमने कहा इसकी वजह से, इस डीएल डिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, डी बी, लेकिन इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो बेटा इसके जस्ट परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो गया, ये रहा इसके जस्ट परपेंडिकुलर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ये कितना प्रोड्यूस हुआ है, डीबी। क्यों, क्योंकि डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। अब देखो यहां पर भी वही हाल है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहां आएंगे, ये डाउनवर्ड था, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये लो, ये क्या हो गया, डी बी हो गया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब देखो क्या हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर, अब मैं इसको यहां पर लेकर चला जाऊं तो ये वाला क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल फाई है तो इसको मैं ऐसे रोटेट करूं, इसको ऐसे लाके ऐसे रख दूं, तो देखो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। इट इज ऑब्वियस दिस एंगल इज फाई। और अब ध्यान से देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होता है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को इस तरह डिनोट करने के बजाय मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। इन द सेम वे ये हो गया 90 डिग्री, और ये वाला एंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये एग्जैक्टली हम ऐसे लाके रख दें तो ये 11th क्लास में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, 11th क्लास में ये पढ़ा था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन था बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे गया। ठीक है, तो हमने कहा एक एक्सिस ये एक्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो मूवमेंट क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में हो रहा है। इन द सेम वे इसकी वजह से, डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, अगर देखा जाए तो यहां पर थोड़ा नीचे बना रहा हूं, अगर देखा जाए बेटा तो ना तो ये एक्स में है ना तो वाई में है। कहां पर प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड, डीबी प्रोड्यूस हुआ है एक्स और वाई कंपोनेंट के बीच में। और जब x और y कंपोनेंट के बीच में प्रोड्यूस हुआ है तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए भैया, x और y कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये मिटा दिया। तो मैंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड इस dB की वजह से इधर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये देखो इस dB की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो जाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो मैंने कहा इन दोनों लाइन को मिला देता हूं, लो मिला दिया, कोई दिक्कत, ये मिला दिया और इसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये क्या था मेरे लिए, ये था पॉइंट P, तो मैं इसको मान लेता हूं Q और इसको मान लेता हूं R। तो ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया है ना, ये क्या बन गया, P हो गया, इसको मान लो बेटा Q, ये क्या हो गया, R हो गया। ओके, और ये एंगल कितना है, फाई। निकालना क्या क्या है, ये ध्यान रखना, निकालना ये है और ये निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या पता चल गया है, डीबी पता चल गया है, एक ट्रायंगल बन गया है, तो इट इज ऑब्वियस कि अब तो कैलकुलेशन हो ही गई, अब कुछ नहीं बचा। बस इसमें इतना अगर आपसे निकल गया तो समझ लो अब सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसी से निकल गया। तो अब क्या हो गया, ये डी बी, ठीक, और डी बी से हमने कहा ये ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में बेटा हमारे लिए देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस की वैल्यू हम लोगों को बेटा नहीं पता है, तो हमने कहा बेस की वैल्यू निकालना है, बेस बेस हो गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, डी बी है, देयरफॉर बेस की वैल्यू कितनी हो गई, डी बी कॉस फाई, यानी पी आर जो है वो कितना हो गया, डी बी कॉस फाई हो गया। ये लो लिख दिया मैंने, डी बी कॉस फाई। अब क्या आपको दूसरा वाला कंपोनेंट निकालने की जरूरत है, वैसे मैं निकाल देता हूं, बट याद रखना
जो भी x वाला कोऑर्डिनेट होता है, जो भी x वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ही साइन में होता है, और जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा किस में होता है, कॉस में होता है। तो कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, कुछ ना याद रहे, ये सब ना याद रहे, तो बस कितना याद रखना है, ये लो लाइन ड्रॉ किया x हो गया, ये लो लाइन ड्रॉ किया y हो गया, किसके अलॉन्ग db है, तो ये क्या हो गया db sin फाई, ये क्या हो गया db cos फाई। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, db sin फाई, ये क्या हो गया db cos फाई। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो एटलीस्ट इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बेटा पी क्यू आर हो गया, ये मान लो पी क्यू एस में, तो ट्राइंगल पी क्यू एस में, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल पी क्यू एस में देखो, सॉरी ये थीटा नहीं है बेटा, ये एंगल फाई है, तो ये हो गया साइन फाई। साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये एंगल अपोजिट हो गए, तो ये हो गया फाई, तो फाई के जस्ट सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया एंगल फाई, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, डी बी है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी साइन फाई। ये मैंने आपको निकाल के बताया, और इवन थोड़ी देर पहले बताया भी था, क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डी बी सॉरी साइन फाई, जितना भी जो भी कंपोनेंट है, मान लो यहाँ 100 है तो 100 साइन फाई, 200 है तो 200 साइन फाई, यहां पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो x साइन फाई, यहां पर जो भी दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ उसके क्रॉस, बस कुछ नहीं करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया डी बी साइन फाई। अब देखो इसकी वजह से फिर से क्या हो जाएगा, यहां डी बी साइन फाई, और इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, डी बी कॉस फाई, ठीक है। तो ये हो गया डी बी कॉस फाई। इतनी सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं कि भैया एक कोऑर्डिनेट जो है वो db cos फाई है, एक कोऑर्डिनेट जो है db sin फाई है, और एक कोऑर्डिनेट जो है db cos फाई है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 मैग्नेटिक फील्ड निकले हम लोगों के पास, ठीक। तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने कहा फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ, फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन थीटा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, बायोट-सावर्त लॉ की वजह से जो निकालना है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा, देखो ये एक चीज गड़बड़ हो गया, ये सारी चीजें जो थी वो डी बी वेक्टर थी, ये डी बी था बायोट-सावर्त लॉ में, ये डी बी था, ये बी था, ठीक है। तो देखो जो बायोट-सावर्त लॉ में वैल्यू निकालनी है वो हमको यहां से निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी वजह से निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, डी बी। तो ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले लिख देता हूं, डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ड्यू टू बायोट-सावर्त लॉ, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और ये डिस्टेंस मैंने क्या माना, ये ओपी एक्स है, और ये डिस्टेंस क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डी बी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ये डिस्टेंस कितना है, डी एल है, और ये इसके और इसके बीच में एंगल, तो इसके और इसके बीच में एंगल देखो कितना है, पहले से पता है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अपॉन म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है, होप सो आप समझ गए होंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा किसकी वैल्यू, डी बी की वैल्यू। ठीक है, तो इतनी चीज सबसे पहले जो हम लोगों को निकल के आई वो ये निकल के आई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जो सबसे पहले मुझे निकल के आया है इक्वेशन 1 बेटा, वो इक्वेशन 1 कितना निकल के आया है, फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और इसको माना है इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद मैं मिटा रहा हूं बाकी सारी चीजें, तो होप सो आपने सब लिख लिया होगा। अब जो हम लोगों को वैल्यू पता करनी है इसमें, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से है, हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कहां पर, एट पॉइंट पी पर। और नेट मैग्नेटिक फील्ड में कई बार बता चुका हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीबी साइन फाई प्लस डीबी कॉस फाई, और ये माइनस डीबी कॉस फाई। लेकिन उस डीबी में, इस प्रोडक्ट में जो डीबी था उसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो उसकी वैल्यू को हमको पता चल गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। जब ये सब पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं ये सारी चीजें। ठीक, तो तब तक एक शेर सुनाता हूं कि मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गज़ल में कभी कहता भी नहीं, वो न होता तो गज़ल में कभी कहता भी नहीं। और मैं जानता हूँ कि सितमगर है, लेकिन मैं जानता हूँ वो सितमगर है, लेकिन दिल लगाने के लिए और कोई था भी नहीं। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, क्या हो गया, अब बात करते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया बात करते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एट पॉइंट पी। डायग्राम की अभी भी जरूरत है इसलिए नहीं मिटा रहा हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हम लोगों को क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो बस B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड किसका, एक इंटीग्रेशन यहां, एक यहां और एक यहां। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू डी बी साइन फाई। अब देखो क्या मुझे यहां पर ये लिखने की जरूरत है, ये dB cos फाई और ये dB cos फाई बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये dB cos फाई और ये dB cos फाई जब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं लिखता भी हूं तो मान लो क्या लिखा मैंने, प्लस dB cos फाई, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस dB cos फाई। तो नेट कितना मिल गया, B वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, बाद में वेक्टर लगा देंगे, साइन फाई मिल गया। ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप जो एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वजह से एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाते हैं बेटा रिजल्ट पर। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB, और उसकी वैल्यू कितनी है, देखो इंटीग्रेशन तो कभी भी कांस्टेंट का करते नहीं है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी उसमें से हमको पता नहीं है कौन सा इंटीग्रेशन, कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा नहीं कांस्टेंट है। तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया साइन फाई। बट द वैल्यू ऑफ द साइन फाई इज स्टिल अननोन एंड फाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू ड्यू टू दैट वी कैन नॉट इंटीग्रेट। देखो ये क्या फाई चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है भैया, यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है वो फाई ही बन रहा है, चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे इसमें हमने सिर्फ डीएल के लिए निकाला था, और हमको चाहिए इस पूरे सरकमफ्रेंस के लिए। एरिया नहीं लिखेंगे, सरकमफ्रेंस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं आउटर वाले ऑर्बिट पर जहां पर कॉइल है। एरिया का मतलब क्या हो गया, यहां पर भी ये सब भी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये सब तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वायर ऐसे है और उस वायर की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अंदर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप एरिया नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस लिखेंगे। अच्छा, तो चलो अब आ जाते हैं। तो हमने कहा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, फ्रॉम द ट्राइंगल ओ पी और ए बी, साइन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन फाई, फाई के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस। तो फ्रॉम दैट ट्राइंगल साइन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रॉम द ट्राइंगल या फ्रॉम फिगर साइन फाई इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए अपॉन आर हो गया, ए अपॉन आर हो गया। तो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फिगर साइन फाई इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, ए अपॉन आर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अब ए अपॉन आर भी मिल गया। चलो ये इक्वेशन और थोड़ी सी सॉल्व हो गई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब मैंने क्या कहा, क्या हम इलेक्ट्रिक करंट बार बार इस कॉइल का चेंज करेंगे? नहीं। अगर इलेक्ट्रिक करंट चेंज कर रहे होते तो वेरिएबल क्या मिलता हम लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट मिलता। लेकिन इसमें वेरिएबल क्या मिल रहा है बेटा, dl मिल रहा है, यानी बाकी सब कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब सब कांस्टेंट है तो i भी बाहर निकाल लिया, अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन आर वो भी बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, जितने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसी लेंथ की वजह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। वो लेंथ क्या है, वो लेंथ यहां से 0 से a है, और वो कितना है भैया, ये पूरा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए लूप कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए लूप याद करो, सरकमफ्रेंस ऑफ लूप जो होता है वो 2 पाई r होता है, मगर यहां रेडियस मैंने a माना है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन ये हो जाएगा r क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई a। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई ए होता है। देयरफॉर dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। ठीक, अगर एरिया होता तो एरिया की वैल्यू ही लिखते, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। लेकिन ये बेटा अंदर से सब खोखला है, ठीक है, ऐसे वायर ले लो, ऐसे गोल सा बना दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इस वायर जहां जहां पर वायर रहेगा उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन आर क्यूब। बट फिर से एक प्रॉब्लम और आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमको यहां से निकालना था, ओ से निकालना था। मैग्नेटिक फील्ड मिल कहां से रहा, यहां से। तो हमने क्या कहा कि भैया ओ से तो डिस्टेंस x है, ओ से डिस्टेंस x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये लो ट्राइंगल बन रहा है। तो हमने कहा ये क्या हो जाएगा, देखो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर ये सब मिटा रहा हूं, बहुत हो गया, इन सब की अब जरूरत नहीं है। तो ये लो, अब तो मैंने कहा कि बेटा फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हमें इसके फॉर्म में मिलेगा रिजल्ट, नहीं, इसी के फॉर्म में मिल जाएगा, एक्स और ये जो रेडियस था उसके फॉर्म में। देयरफॉर आर बराबर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सर्कुलर लूप फ्रॉम सेंटर O हो जाएगा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सॉरी ये 4 पाई था, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल पाई, तो ये क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर क्यूब की जगह यहाँ पर। तो देखो आर क्यूब इधर लिख देता हूँ, आर क्यूब बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यूब लगाया और पावर कितना था 1/2, तो ये वैल्यू हो गई। देयरफॉर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, this is the magnetic field at point P due to the circular loop, ठीक, from origin O। अब एक छोटा सा डिस्कशन क्या, कि what will be the value of the magnetic field at origin, यहां पर ना निकालें, इस P पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दें। क्या काम करें, इस P पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दें, यानी इस P को उठाएं और लाके यहां रख दें।
तो जब P को यहां पर लाएंगे तो ये डिस्टेंस x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, एट ओरिजिन। तो ये पॉइंट जब यहां आ गया तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर कितना मिल गया, 0 मिल गया। देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 IA स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा a, देखो ये पावर ऊपर चला गया बेटा, तो ये हो गया a स्क्वायर के पावर कितना है, 3/2 है, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब। देखो यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या बचेगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो ये कैंसिल आउट होके सिर्फ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। देयरफॉर B इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन a मिल जाएगा। ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं। So this is the value of the magnetic field at origin of a circular loop। लेकिन इसके अलावा एक छोटी सी चीज और बात कर लेते हैं कि मान लो ये जो कॉइल है, ये एक कॉइल आप सिंगल कॉइल ना लें। इफ देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स, तो n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नंबर ऑफ कॉइल्स जब होंगे तो बस रिजल्ट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। देखो यहां पर एक कॉइल था, तो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। n नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लिख देता हूं मैं, फॉर n कॉइल्स। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2। और ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, एंड एट ओरिजिन एट P, एट ओरिजिन बेटा कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन A हो जाएगा। तो ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप एट पॉइंट P एंड एट ओरिजिन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर कंक्लूजन में अगर आपको कभी भी ध्यान देना है तो आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है, जो ये मैंने निकालना बताया ये सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ट्रिक क्या याद रखना है आपको, कि ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर dB, x कोऑर्डिनेट के अलोंग क्या होता है साइन, y कोऑर्डिनेट के अलोंग कॉस, y जो होगा 2 हो जाएंगे, एक तो ऊपर भी जाएगा एक नीचे भी जाएगा, तो y वाला कैंसिल आउट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा b dB sin phi, और उस dB की वैल्यू फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ dB इज इक्वल टू कितना होता है म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन ये डिस्टेंस r बना था तो r, ठीक है, r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये और ये परपेंडिकुलर थे तो आप क्या याद रखना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl अपॉन r स्क्वायर, बस वैल्यू रख देनी थी और सब निकल के आ गया। और dl का इंटीग्रेशन याद रखना है, dl का इंटीग्रेशन यानी सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई a होता है। ठीक है, तो इतनी सी चीज थी, बट इसको हम लोगों ने पूरा एकदम सॉल्व किया है, हर एक स्टेप बाय स्टेप को। ड्यू टू दैट थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज जब आप खुद से करेंगे तो ये मुश्किल से 6-7 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।